लेकिन आप रिवीजन चल रही है हमारी और हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में IS 16 में और आज हम इसको आगे लेके चलेंगे फर्दर। और आज हमारा जो बात चलेगी दैट इज़ अबाउट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में रीवैल्यूएशन मॉडल। हेडिंग है जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और हम पिछले लेक्चर में बात रिवाइज कर चुके कॉस्ट मॉडल को, साथ में हमने IS 36 पे बात की। आज हम बात करेंगे जनाब दूसरा मॉडल जो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। सो IS 16 ये कहता है कि जनाब एंटिटी बिजनेस जो है, एंटिटी जो है अपने नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यू कर सकती है अगर उनकी फेयर वैल्यू जो है उनकी कैरिंग वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, यानी कि मटीरियली डिफरेंट। अब हमने जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, तो उसी के साथ बात को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली मटीरियली डिफरेंट है, यानी कि इतनी डिफरेंट है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो यूजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है उसको अफेक्ट हो सकता है, उसकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो फेयर वैल्यूज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यूज, तो एंटिटी में ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक, अब अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल में जाएंगे तो IS 60 की कुछ रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि जनाब फर्स्ट द होल क्लास ऑफ द एसेट शुड बी रीवैल्यूड। ठीक हो गया सबसे पहले, यानी कि ये नहीं है कि आप कोई एक एसेट जो है, फॉर एग्जांपल आप लैंड को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो एंटिटी के पास कोई 4-5 लैंड है जो कि बिजनेस में यूज़ हो रही हैं, तो आप ये सोचें कि जनाब हम एक गिवन लैंड जो है, पीस ऑफ लैंड, उसको रीवैल्यू कर लेते हैं, बाकी को रहने देते हैं। चूँकि एक की वैल्यू ज़्यादा है, बाकी की वैल्यू कैरिंग वैल्यू से भी शायद कम हो रही है, तो इसलिए उनको रीवैल्यू नहीं करते। तो IS 16 इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो कहते नहीं जनाब ऐसे नहीं होगा। अगर आप किसी एक एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो फिर उस जिस क्लास से उसका ताल्लुक है वो पूरी क्लास, यानी कि उस फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की और हम बात कर रहे हैं जनाब फैक्ट्री बिल्डिंग्स, तो जितनी भी बिल्डिंग्स प्रोडक्शन में यूज़ हो रही होंगी वो सारी की सारी रीवैल्यू होंगी जिस क्लास से उसका ताल्लुक है। देन सेकेंड, वंस रीवैल्यूज देन देयर विल बी पीरियोडिक रीवैल्यूएशन। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा रीवैल्यू कर ली एंड दैट्स इट, ऐसे नहीं होगा। वंस यू स्टार्ट दिस, फिर आपको रेगुलरली इसको रीवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगी, और नॉर्मली हमें ये कहा जाता है कि आफ्टर एवरी 3 ईयर्स रीवैल्यूएशंस जो है वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू बड़ी चेंज हो रही हो, बड़ी वोलाटाइल हो, तो स्टैंडर्ड एनुअल रीवैल्यूएशंस भी रिकमेंड करता है कि आप हर साल रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये दो बातें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल को ऑप्ट करते हैं। ले जा, अब आपने देखा जब आप रीवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो उसमें जो स्टोरी घूमती है, एग्जाम में सवाल भी बार बार आता है, और वो क्या है कि जनाब इसको इनकॉर्पोरेट जब हम करते हैं, ठीक, तो सबसे पहले आपने देखना है कि जनाब जो आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं वो एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है या के नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट। ठीक, तो नेचुरली लैंड है हमारे पास नॉन डेप्रिसिएटिंग, तो जब आप नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं तो जनाब हमारे पास रीवैल्यूएशन की डबल एंट्री क्या बनती है, जर्नल क्या बनता है बड़ा सादा सा, और वो क्या है जी, फॉर एग्जांपल लैंड है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे ड्राइव किया, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड द कैरिंग वैल्यू। तो इसको हम कह रहे हैं जी ये इंक्रीज इन वैल्यू है, दैट इज एन इंक्रीज टू रिकॉर्ड द इंक्रीज, और यहाँ पर स्टोरी क्या बनती है दैट फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग वैल्यू। फेयर वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा, तो जितना डिफरेंस है, सो विद द डिफरेंस आपने ये एंट्री कर देनी। अगर ये इंक्रीज
और अगर हम ये कहें ये फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप करें, और अगर हम ये कहें कि जनाब फर्स्ट टाइम आप डिक्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट. So that is the decrease, first time decrease. In that case हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो ये होगी that fair value is less than the carrying value. तो जो डिफरेंस है उससे आपने ये एंट्री कर, ठीक. फिर हमने ये देखा कि अगर एक ऐसा एसेट वैल्यू डिक्रीज कर जाए जिस पे प्रीवियसली आपने इंक्रीज रिकॉर्ड कर रखा था, अब चूंकि ये नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट है तो आपने ये याद रखना है कि इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ उसी वक्त रियलाइज होगा जब ये बिकेगा, और डेप्रिसिएटिंग एसेट की रीवैल्यूएशन रिजर्व दोनों सूरतों में रियलाइज होता है, जब हम उसको यूज करते हैं ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज वेल एज जब हम उसको सेल करते हैं, ठीक. इसका मतलब है अगर एसेट फर्स्ट टाइम आपने रीवैल्यू किया तो इंक्रीज था, लेटर ईयर्स में जब आप उसको रीवैल्यू करते तो देयर माइट बी पॉसिबल कि डिक्रीज आ जाए. तो I-16 क्या कहता है जी, डिक्रीज आएगा यानी कि अब उसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से कम हो गई है. तो क्या करना है, सबसे पहले आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसको डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना है. और अगर लॉस उस सरप्लस से भी ज़्यादा है जो यहाँ पर आपके पास इस अकाउंट के बैलेंस में पड़ा है और लॉस उससे भी ज़्यादा है, तो फिर आपने क्या करना है, ओवर एंड अबव जो होगा वो किधर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो नेचुरली क्रेडिट किसको करना है हमने, टू लैंड अकाउंट. ठीक हो गया, दैट्स इट. इसी तरह जनाब यहाँ से आगे आप आए, पहली दफ़ा आपने रीवैल्यू किया तो डिक्रीज आया, लेटर ईयर्स में क्या आ गया, इंक्रीज. अब हम कहते हैं जब आप इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता जी सबसे पहले आप लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे. अब इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं, कहते हैं सबसे पहले आप क्रेडिट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को. कितना, जितना पहले आपने डेबिट दिया था. अब चूंकि यहाँ पर एसेट डेप्रिसिएटिंग नहीं है तो ऑलमोस्ट वही फिगर आएगी जो आपने लॉस की दी होगी. अदरवाइज डेप्रिसिएटिंग एसेट में आपको पता है ये भी रियलाइज हो रहा होता है और ये भी, ठीक. और ओवर एंड अबव फिर अगर है तो अब ये बेसिक थीम यही है, दिस इज द नॉर्मल थीम, इसी तरह चलना है. लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि जब डेप्रिसिएटिंग एसेट आता है तो फिर डेप्रिसिएशन भी आ जाती है और रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ जाती है. लेकिन बेसिक थीम यही है जो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक. अब अगर हम दूसरी तरफ चले जाए, दैट इज डेप्रिसिएटिंग एसेट. जैसे बिल्डिंग की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, लेकिन अब डेप्रिसिएटिंग एसेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की हम बात करें तो हम कहते हैं अगर आप उसको रीवैल्यू करें तो उस पर भी यही सिचुएशन बनेगी. नंबर वन, यहाँ उसमें क्या आ जाएगा, इंक्रीज, दैट इज द इंक्रीज. यहाँ उसमें आ जाएगा डिक्रीज. और देखिए दोनों को पैरेलल लेके चलें. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसकी कैरिंग वैल्यू है 100 इज द कैरिंग वैल्यू. ठीक हो गया जी. इस सिचुएशन में इसकी फेयर वैल्यू है लेट्स सपोज 150, और इस सिचुएशन में इसकी फेयर वैल्यू है कितनी होगी, लेट्स सपोज 70. तो एक सिचुएशन में इंक्रीज कर गई, एक सिचुएशन में डिक्रीज कर, नहीं हो गया, दो मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटीज आएगी. अब यानी ये कैरिंग वैल्यू लिखिए, लेट्स सपोज हम कह लें जनाब इसकी कॉस्ट कर लेते हैं. कॉस्ट है लेट्स सपोज हम कहते हैं जनाब कोई 190 और इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है 90. तो अब कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, वही आ गई जनाब, है जी 100. तो ऐसे कर लेते ताकि आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री की कैंसिलेशन भी आपको याद आ जाए कि हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक.
तो जब हम डेप्रिसिएटिंग एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हमें बताया ये जाता है कि भाई सबसे पहली एंट्री जो आपने करनी है वो क्या है, नंबर 1 एंट्री इज ये जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको आप क्या कर दें, नील कर दें। सही हो गया, तो हम नील कर देते जनाब, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। लो जी, हो गई, कैंसिल हो गई कितने से, 90 से। जैसे ही हम ये एंट्री करेंगे एसेट बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस क्या आ जाएगा, 100, यानी कि उसकी कैरिंग वैल्यू बन जाएगा। फिर हम उसको 100 से उठाएंगे और उसकी फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे जो कि 150। ठीक, अब दूसरी एंट्री हम क्या कर रहे होंगे, सेकंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो हम कहते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और ये कितने से हो जाएगी, ये 50 से हो जाएगी, इज गोइंग टू बी विद 50। अब हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे। सही हो गया, तो कंबाइन एंट्री अगर हम करें जो पेपर में आप कर सकते हैं, क्या बनेगी, तो हम कहते हैं जनाब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले दो अकाउंट, इन दो अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं, चूंकि इनके बारे में हमें कंफर्म होता है कि करना क्या है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट हो जाएगा उस पर जो बैलेंस पड़ा होगा 90 से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा क्रेडिट हो जाएगा विद द डिफरेंस ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यूज। फेयर वैल्यू 150 है, कैरिंग वैल्यू 100 है, इसका मतलब 50। अब इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, यानी कि डबल एंट्री पूरी करने के लिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल करने के लिए जो फर्क है वो है 40 का, और किस साइड पे होना चाहिए 40, क्रेडिट साइड पे। तो उससे आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दें जिसको आप रीवैल्यू कर रहे हैं, सो द बिल्डिंग अकाउंट एंड दैट इज 40। अब देखिए इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, ये भी हम कर सकते हैं ज़्यादा आसानी के साथ, जल्दी से हो जाएगा काम। बहरहाल दोनों एंट्री की जा सकती। अच्छा बात अब ये होगी जी रीवैल्यूएशन। ठीक, अब हमें ये बताया गया भाई कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाए और वो डेप्रिसिएटिंग हो तो क्या होगा, इसके बाद जब रीवैल्यूएशन होगी तो डेप्रिसिएशन जो आएगी वो रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आएगी। सही हो गया, तो हम क्या करते हैं जनाब एंट्री वही डेप्रिसिएशन की एंट्री ले लेते हैं, नंबर 3 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने की आ गई जनाब, लेट्स सपोज अब कहते हैं जनाब इसकी जो पहले वैल्यू थी वो थी जनाब कोई कितनी कर ली, रीजनेबल अमाउंट बन 190 अमाउंट ही बड़ी अजीब सी रख ली है ना, 190। एक 190 को करो जरा डिवाइड 9 से, क्या आता है 21, पूरा 21 आता है, 5 से करो जरा 190, 38 एग्जैक्ट 38 आता है। चलो जी, तो अब कहते हैं जनाब बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ थी ओरिजिनली वो थी 38 ईयर्स। ठीक हो गया, 38 ईयर्स वाज ओरिजिनल लाइफ। तो कितने साल गुजर चुके थे, ठीक, तो हम कहते हैं जनाब 190 को अगर आप 38 से डिवाइड करें तो 5 आता। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को 90 को अगर 5 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आता है 18। इसका मतलब 18 ईयर्स गुजर चुके हैं, 18 years have been passed. तो remaining life कितनी रहेगी 38 minus 18, so that is we are left with 20 years। सही हो गया। अब हम जब depreciation calculate करेंगे, what we are going to do 150 divided by 20 years, कितना आ गया जी 7.5। लो जी, डेप्रिसिएशन आ गई जी 7.5।
अब क्या होगा जनाब, इसके बाद एंट्री हम क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व की एंट्री क्या होगी, तो हमने कहा जी ना अप्रॉक्सीमेटली जो रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज होता है इन केस ऑफ डेप्रिसिएटिंग एसेट्स वो ऑलमोस्ट उतना है जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आती है ड्यू टू द रीवैल्यूएशन। तो पहले हमारी डेप्रिसिएशन पर ईयर आ रही थी, अगर आप देखें तो 190 डिवाइडेड बाय 38 दैट इज 5, और अब हमारी आ रही है 7.5 विच इज इक्वल टू 2.5। इसका दूसरा तरीका ये है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व के पे जो अमाउंट आई है उसको 20 साल से डिवाइड कर दें तो आपके पास 2.5 ही आ जाएगा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। कितने से 2.5, सही हो गया जनाब 2.5। अब जनाब स्टोरी पेपर में जो है वो क्या होता है कि वो आपको बताता है कि रीवैल्यूएशन हुई, फलां हुआ, फिर 2 साल बाद फिर रीवैल्यूएशन हुई। अब इससे आगे जब हम जाते हैं पेपर के अंदर तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो हम कहते हैं फर्दर इंक्रीज भी आ सकता है और वैल्यू इंक्रीज करते हैं उसकी, लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है, पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। दैट इज अ मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखी पेपर के अंदर, पास पेपर्स के अंदर यही आती है कि पहले वो उसको करेगा इंक्रीज, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद रीवैल्यूएशन करेगा या अगले ही साल रीवैल्यूएशन करेगा तो उसको कर देगा डिक्रीज, और फिर डिक्रीज करने के बाद दोबारा उसको कर देगा इंक्रीज। दैट इज द स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी पूरी समझ आ जाए इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है ये आपकी ग्रिप में आ जाता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जनाब आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं कि 3 साल बाद यही बिल्डिंग दोबारा जब रीवैल्यू हुई, ठीक, तो उसकी जो फेयर थी वो आ गई जनाब हमारे पास 7.5 ज़रब 3 करें तो कितना आ गया, 150 जो माइनस कर दो कितना है, 1 ले जाओ। अब हम कहते हैं जनाब हमने जब इसको दोबारा रीवैल्यू किया तो इसकी फेयर वैल्यू आई 90, फेयर वैल्यू इज 90, ठीक। और अगर आप देखें 3 साल बाद आफ्टर 3 years, इसके बाद 1 साल ये वाला, 1 साल और तीसरा साल, तीसरा साल के बाद अगर आप बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या बनती है 150 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज 7.5 इंटू 3, तो ये बन जाती है 122, 120, 27.5 इसकी कैरिंग वैल्यू बनती है। ऐसे बनेगी ना, 7.5 पर ये डेप्रिसिएशन आई, 3 साल के बाद अकामुलेटेड कितनी होगी 7.5 इंटू 3, ठीक, और 150 में से अगर हम उसको माइनस कर दें तो उसकी कैरिंग वैल्यू आती है 127.5। अब हमें ये कहा जाता है कि 3 साल के बाद आपने जब इसको दोबारा रीवैल्यू किया एट द स्टार्ट ऑफ द 4th year, ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई। अब सिचुएशन ये बता रही है कि कैरिंग वैल्यू 127.5 है, फेयर वैल्यू 90 है, सो इट इज अ डिक्रीज, जो डिक्रीज कर गई, ऐसे ही है। अब क्या करना है, इसी चीज को फॉलो करना है आपने दोबारा। स्टेट सबसे पहले उसकी जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको अल्लाह हाफिज कर दे, कैंसिल कर दे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने से, तो हम कहते हैं जनाब 7.5 इंटू 3 22.5, 22.5, लो जी पहली एंट्री ये होगी। अब दूसरी एंट्री ये है, बट दिस टाइम एसेट की वैल्यू बढ़ी नहीं है, एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई, एसेट बीइंग डिक्रीज्ड, कितने से, तो हमने कहा जी ये 127.5 से 90 पे चला गया, कितने का लॉस आया, 127.5 और 90 का फर्क आ गया 37.5, लॉस आ गया।
तब हमने कहा ये प्रीवियसली रीवैल्यूड एसेट, तो सबसे पहले जो लॉस चार्ज होगा वो रीवैल्यूएशन रिजर्व को होगा। तो हमने एंट्री कर दी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना? तो हमने कहा जब हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में था 50, हर साल की रियलाइजेशन है 2.5, तो 3 सालों की रियलाइजेशन बनी 7.5। सो 50 माइनस 7.5, 7 तो ये कितना आता है जी? 42.5। तो हमारा लॉस कितना है? 37.5। इसका मतलब लॉस विद इन द बैलेंस ऑफ द रीवैल्यूएशन रिजर्व है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 37.5। 37.5 ले लेना। ये क्या हो गया जी? लॉस इनकॉर्पोरेट हो गया। अब अगर लॉस इस अमाउंट से भी ज़्यादा चला जाता 42.5 से, तो हम क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि फेयर वैल्यू जो है वो आ गई 70, फेयर वैल्यू जो है वो 70। तो अब क्या करेंगे? पहली एंट्री तो यही होगी। कैसे होगी? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने से जनाब? वही 22.5, 22.5। दूसरी एंट्री ये, अब हमने बिल्डिंग को कितने से क्रेडिट करना है? तो हम कहते हैं अब बिल्डिंग क्रेडिट होगी 127.5 और 70, तो ये आगे 57.57.5। अब लॉस सबसे पहले किसको चार्ज होना है? रीवैल्यूएशन रिजर्व को। आज हम रीवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज करेंगे लॉस पहले, तो हम जो मैक्सिमम लॉस चार्ज कर सकते हैं वो है 50 माइनस 7.5 विच इज 42.5। सही हो गया। अब ओवर एंड अबव जो है यानी कि 57.5 का लॉस चार्ज करना है, लेकिन हमारे पास रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 42.5, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसको चार्ज हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का? लो जी। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है पेपर के अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लॉजिकली चलें तो बड़े आराम से क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहता है कि आप किस तरह से, लेकिन हम जब हैजल्डी करते हैं तो सिचुएशन खराब हो जाती है। ठीक? अच्छा, अब हम कहते हैं जनाब एक स्टोरी तो यहाँ पे आ गई, अब दूसरी स्टोरी के लिए इधर आ जाते हैं कि डिक्रीज के बाद क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, है जी। अब हम पहले डिक्रीज पे आ जाते हैं कि जनाब हमारे पास एसेट की हमने कहा क्या है जनाब? फेयर वैल्यू 70, कैरिंग वैल्यू है 100, दोबारा इधर आ गया। इसका मतलब कितने का डिक्रीज कर गया? 30 का डिक्रीज कर गया। बाकी स्टोरी वही है जो हम पहले चला रहे हैं जी। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो हम कहेंगे द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग। कितने से जनाब? तो हम कहेंगे इट इज विद 90। कैंसिल हो गया जी। अब आपके बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस आ गया 100 पे, आपको इसको कितने पे लेके जाना है? 70 पे। इसका मतलब 30 से इसको डिक्रीज करना। ठीक? तो टू बिल्डिंग अकाउंट कितने से जनाब? 30। चार्ज किसको कर देना? प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 30। लो जी, हो गया। अब जनाब फिर वैसे अब देखें, जब आप इसको डेप्रिसिएट करेंगे तो आप ये डेप्रिसिएट किस पे होगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने से? तो 70 डिवाइडेड बाय 20, 3.5। लो जनाब, फिर जनाब ऐसे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। ठीक? जैसे हम यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स आए, इंक्रीज से डिक्रीज पे। अब आफ्टर 3 ईयर्स क्या होता है जनाब? इधर से इंक्रीज कर जाती स्टोरी, है जी। वैल्यू जो है वो क्या कर गई? इंक्रीज कर गई आफ्टर 3 ईयर्स।
नहीं, कितनी होगी जी वैल्यू? लेट सपोज हम कहते हैं आफ्टर 3 इसको जब हमने दोबारा असेस किया तो इसकी फेयर वैल्यू जो आई दैट इज 110, 110 आ गई। अब जब 110 आ गई अब हम इसको जब करेंगे इंक्रीज, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फिर वही स्टोरी। क्या स्टोरी है जी? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपने क्या कर देनी है? डेबिट। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब कितने से? तो हम कहते हैं जनाब 3.5 पर ईयर थी, 3 सालों में कितनी हो गई? 10.5 10.5 सही हो गया। अब बिल्डिंग अपनी कैरिंग वैल्यू पे 70 माइनस 10.5, इसका मतलब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 59 पॉइंट, और इसको उठा के आपने किधर लेके जाना है? 110 पे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा कितने से? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद द डिफरेंस ऑफ 110 माइनस 50.5। 59.5 से उठा के आपने इसको 110 पे लेके जाना, तो कितने का इंक्रीज आ गया? 50.5। लो जी, अब इस इंक्रीज का क्रेडिट किसको देना? तो हमने कहा जी ये ऐसा एसेट है जिस पे प्रीवियसली आपने लॉस चार्ज कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 30 का। तो सबसे पहले क्रेडिट किसको देना हमने? टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर आपने जो नॉर्मल स्टोरी चलती है वो ये है, ये 30 नहीं क्रेडिट कर देना। अब इसमें देखें जब हमने लॉस रिकॉर्ड किया था तो डेप्रिसिएशन कम हो चुकी थी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसकी 5, अब आ रही है 3.5, 1.5 से कम। इसके बाद 3 सालों में लॉस कितना रियलाइज हुआ? 4.5। अब उसकी एंट्री नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी एंट्री हम इसलिए नहीं करते चूंकि वो रिड्यूस डेप्रिसिएशन की वजह से ऑटोमेटिकली रियलाइज हो रहा था। अदरवाइज इसको 5 चार्ज होना था P&L को, लेकिन अब आफ्टर द लॉस चार्जिंग आप P&L को हर साल डेप्रिसिएशन 3.5 चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो 1.5 की लॉस रियलाइजेशन वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है इन द शेप ऑफ द रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन दैट वी चार्ज टू एवरी ईयर। समझ आ गई बात? अच्छा, अब हम कहते हैं 1.5 ज़रब 3, ये बन गया जनाब टोटल 4.5। तो 30 में से 4.5 माइनस कर दें, 30 माइनस 4.5 कितना? 25.5। इसका मतलब P&L को जो क्रेडिट जाएगा मैक्सिमम कितना जा सकता है? 25.5। ठीक हो गया। और ओवर एंड अबव किसको चला जाएगा? टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, और वो है 25। लो जी, आगे स्टोरी फिर वही। सही हो गया जनाब। ये मैक्सिमम चीजें हैं जो रीवैल्यूएशन में एग्जामिनर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक, दैट इज अ मैक्सिमम थिंग। मतलब आप खुद भी बैठ के, जिस तरह मैंने अभी इसको डिज़ाइन किया है, आप खुद भी बैठ के इस तरह की सिचुएशन बना सकते हैं। ठीक, और यही है मैक्सिमम। जितने मर्जी सवाल उठा कर देख लें, टोटल स्टोरी इसके अंदर सम अप हो जाती है। अब उसके बाद जब आप आफ्टर 3 इयर्स जो है वो कर लेंगे इंक्रीज या डिक्रीज उधर, तो फिर वही स्टोरी रिमेनिंग लाइफ, फिर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। देन पॉसिबिलिटी यही है कि दोबारा इन्हीं में से कोई एक इवेंट हो रहा हो, सो चीज़ें जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये हमारे पास IAS 16 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में रीवैल्यूएशन मॉडल था, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। अब जनाब इसमें एक और छोटा सा स्टैंडर्ड जो रह गया, दैट इज़ IAS 40। तो फिर ये हमारा पूरा जो वो पैक है पूरा हो जाएगा। ऐसे ही तो मिटा दो इसको।
नहीं ना। इसके बाद जब हमारे नॉन करंट एसेट में एक और स्टैंडर्ड दैट इज IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। नहीं जनाब, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। तो हमने कहा जनाब ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज मीन वही लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन IS 40 हमें ये बताता है कि जनाब ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मेन स्ट्रीम बिजनेस में हम यूज़ नहीं कर रहे। दिस आर नॉट टू सपोर्ट आवर मेन स्ट्रीम बिजनेस। हमारे जो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं उनके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। रादर देन बिल्डिंग बिजनेस इनको ओन करता है, एंटिटीज़ को ओन करती है या कंट्रोल करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ नंबर 1 कैपिटल एप्रिसिएशन, capital appreciation, or for rental to earn the rentals, or both. And then सबसे पहले this is the investment properties. Naturally properties से मुराद हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात ही करें, लेकिन बिजनेस एंटिटीज़ को रिटेन करती है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इनको रिटेन करने का अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन, दे वांट टू इंक्रीज द वेल्थ, और दूसरा टू अर्न द रेंटल्स, और बोथ। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद स्टैंडर्ड आगे को निकलता है और स्टैंडर्ड हमें बताता है जी इसके रिकग्निशन क्राइटेरिया के बारे में। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, होपफुली आपको याद होगा। And that is when it is probable that economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably. So same criteria which is we use for the assets. Then we have the next one is initial measurement. Again the same as per IS 16. As per IS 16. Cost and cost comprise of the same line, same situation. इस पे जो इम्पोर्टेंट बात है उस पे चलते हैं, और वो है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में। इसकी जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है उसमें हमने कहा जनाब हमारे पास अगेन वी हैव टू मॉडल्स। नंबर 1 इज द कॉस्ट मॉडल, और कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे IS 16 में। सो एज पर IS 16 मीन कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक। बट देन अदर मॉडल विच इज फेयर वैल्यू मॉडल। यहाँ पर ये IS 16 से एक शुरू में जुदा होता है और एक यहाँ पे जुदा होता है। फेयर वैल्यू मॉडल IS 16 में दूसरा मॉडल जो है वो अभी हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन मॉडल। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जब हम कहते हैं कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट PPE हेल्ड फॉर, तो वहाँ पर चेंज है और यहाँ पर चेंज है। फेयर वैल्यू मॉडल में क्या कहता है, कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल जो है इसके मुताबिक आप हर ईयर एंड पे, एट एवरी ईयर एंड, क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू असेस करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे विद फॉर एग्जांपल इनिशियल मेजरमेंट के साथ, या अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो उसकी वैल्यू थी उसके साथ आप कंपेयर करेंगे। तो इसकी फेयर वैल्यू साल के एंड पे जो होगी वो साल की शुरू की फेयर वैल्यू से या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। सो व्हेन यू असेस द फेयर वैल्यू एट एवरी ईयर एंड, ठीक, फेयर वैल्यू एट एवरी ईयर एंड, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, या तो ये इंक्रीज कर जाएगी या ये डिक्रीज कर जाएगी। इसको अब हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, तो कहता है जी अगर इंक्रीज कर जाए तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर डिक्रीज कर जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसके अलावा अगर इससे कोई रेंट शेंट आ रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट वैसी है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट
रेंटल इनकम्स क्रेडिट, और वो P&L में फॉर द ईयर इनकम रिपोर्ट हो जाएंगी जितनी उस साल से रिलेट करते हैं। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो भी रेंटल इनकम आ रही है वो उस हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। इसके अलावा जनाब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, और वो है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स जो इम्पोर्टेंट ट्रांसफ़र है, जो आपको एग्ज़ाम में हम मुझे लगता है शायद आ जाए, अगर आई तो वो क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दें IAS 16 में, या IAS 16 से इसको आप ट्रांसफ़र कर दें IAS 40 में। ये इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट ट्रांसफ़र्स हैं। मतलब आप इसका यूजेज जो है वो IAS बिजनेस में बदल दें, तो पहली पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टी जो है वो IAS 16 में से निकले और IAS 40 में आ जाए। तो आपने उसका यूजेज चेंज कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी क्लासिफिकेशन, उसका स्टैंडर्ड भी बदल जाएगा। या ट्रांसफ़र दूसरी क्या हो सकती है, तो हमने कहा IAS 40 से IAS 16 में चले जाए। तो यहाँ पर हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जब आप इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फ्रॉम द प्रॉपर्टी विच वी आर डीलिंग इन IAS 16, तो प्रॉपर्टी को IAS 16 में हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक, तो अभी कहते हैं जनाब, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉम ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम इसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ले जाए। ठीक, अब इसका मतलब है कि डबल एंट्री तो बड़ी सादा सी। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप ये ट्रांसफ़र करें, अगर ड्यूरिंग द ईयर, उस वक्त करेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर उनका यूजेज जो है इन द बिजनेस आपने चेंज कर दिया, इट इज़ बीइंग एविडेंस्ड बाय द चेंज इन द यूजेज ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या आप बिजनेस में यूज़ कर रहे थे, अब आप उसे बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे और आपने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंट अर्न करने के लिए रख लिया, या आप पहले उससे रेंट अर्न कर रहे थे, रिटेन रखी थी, अब आप उसमें ऑफिस या कोई बिजनेस का में यूजेज में ले आए, तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ये इवेंट हो चुका है जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड 16 में से निकल के 40 में, या 40 से निकल के 16 में चले जाना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 16 से 40 में, तो पहली एंट्री तो ये बनेगी भाई, है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो जी, इस एंट्री से आप ये रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि भाई वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू। जब ये 16 में से निकलेगा और 40 में आएगा, तो फिर इसकी जो है वो वैल्यू, इस इधर जो हमने वैल्यू लेनी है वो क्या कहते हैं जनाब, स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने ये देखना है कि अगर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में मेजर करते हैं यूजिंग द कॉस्ट मॉडल, ठीक हो गया। अगर तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है उसके साथ आप यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे और इधर क्रेडिट कर देंगे, इफ इट इज द कॉस्ट मॉडल। सो कैरिंग वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सही हो गया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को अपनी बुक्स में, अदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं उनको मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, कहता है फिर जरा स्टोरी डिफरेंट। फिर स्टोरी डिफरेंट क्या है कि ये एंट्री करने से पहले आपको वो प्रॉपर्टी रीवैल्यू करनी पड़ेगी। पहले आप उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, IAS 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल में जाके उसको पहले आप रीवैल्यू करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट अगर ये सिचुएशन है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं अगर आप, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, रीवैल्यू द प्रॉपर्टी एज पर IAS 16। तो पहले आप प्रॉपर्टी को रीवैल्यू कर लें, यानी कि आप उसको फेयर वैल्यू पे लें, यानी कि रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगी। सही हो गया। फिर वो वैल्यू जो होगी उस पर आपने ट्रांसफर करनी है, यानी कि फेयर वैल्यू पे फिर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। और सारी ट्रांसफर में मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, दैट इज द मेन गेम।
बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपने ये याद रखना है कि जो एग्जिट वैल्यू होगी किसी स्टैंडर्ड की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, वो अगले स्टैंडर्ड के लिए इनिशियल मेजरमेंट बन जाती है। समझ आ गई बात? मतलब अगर आप उसको 16 में से IS2 में से निकालें और IS40 में ले जाएं, तो IS2 की एग्जिट वैल्यू क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, उस पर उसको मेजर करें और दूसरे स्टैंडर्ड में जब आप उसको लेके जाएंगे तो वही वैल्यू उसके लिए क्या बन जाएगी? इनिशियल मेजरमेंट बन जाएगी। सही? बाकी चीज़ें इट्स वेरी सिंपल, ये चीज़ आपने याद रखी। ये किस वक्त होगा और ये पेपर में जब आएगा तो यही रूल आएगा, क्योंकि बाकी में तो कुछ भी नहीं है। कि क्या होगा कि ऑर्डर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे होंगे और कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को लिए जो मॉडल फॉलो कर रही होगी वो कौन सा होगा? वो फेयर वैल्यू मॉडल होगा। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू रीवैल्यू द बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द ट्रांसफर। याद रहेगी बात? ले जाओ, ये था जी हमारे पास IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्टर साहब तुम आ गए हो आज 15 मिनट पहले। इसके बाद क्या था देखना जरा वो टेबल। जैसे इसके अलावा मैंने एक बात मेरे ख्याल में मैंने नहीं बोली कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब फेयर वैल्यू मॉडल पे हम मेजर करते हैं तो उसको डेप्रिसिएट नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में मैं बोलना भूल गया इस लाइन को। ठीक हो गया जना? तो जब हम इसको, ये पहला वाला वॉल्यूम 1 पूरा हो गया हमारा, है ना? ऐसे ही है। ले ना वॉल्यूम 2 में आते हैं और मेरा ख्याल में सेकंड स्लाइड हमने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक हो गया? तो पहले आ जाते हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो IS7 मेरे ख्याल में इसका बेहतर तरीका ये है कि हम रीसेंट पेपर का जो है सवाल कर लें, है ना? है? नहीं होगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, होगा नहीं है। कल आप ऐसा कीजिएगा ना कि जो रीसेंट टाइम का पास पेपर है वो आप ले आइएगा, तो उसमें कैश फ्लो का सवाल और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये दोनों टॉपिक सवाल के साथ ज़्यादा बेहतर रिवाइज हो जाएंगे बजाय इसके कि मैं सर फिर ये ऐसे करें ना, एक क्वेश्चन हमें सेंड कर दें, हम सारे उसी की लें। इस तरह शायद हो सकता है कि हमारे डिफरेंट क्वेश्चन हो। नहीं रीसेंट टाइम पे था यार, 21 सितंबर 2021 का पास पेपर लेंगे, उसमें जो कैश फ्लो का सवाल होगा उसी को बेस बनाएंगे, फिर उसी के अंदर पॉसिबिलिटीज़ पे डिस्कस कर लेंगे कि अगर इसमें ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? एक सवाल था कैश फ्लो का, आपने कितने सवाल किए? हमने क्लास में कितने किए होंगे? 10-12 तो किए ही होंगे। ठीक है, तो वो अगर आप पास पेपर्स जो हैं हर टॉपिक के, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है या कैश फ्लो है या IS16 है, ये मेजर, मेरा ख्याल है कि अगर आप पास पेपर 5 से 6 अटैम्प्ट के पास पेपर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ऑलमोस्ट 80% स्टोरी वही रिवाइज होती है आने वाले पेपर में। अगर आपके को 5-6 पेपर्स अच्छी तरह ग्रिप है कॉन्सेप्ट्स के साथ और आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होगी है बार बार करके, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको फेल होना चाहिए पेपर। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, खुदा बेनियाज है। ठीक, बाकी इंसानी काविश यही है, अकल यही बताती है कि अगर इतनी प्रैक्टिस कर ली जाए तो बंदा पास हो जाता, लेकिन वो हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सही कर ही नहीं रहे होते। धोखे देने में तो हम माहिर हैं अपने आप को। अच्छा, हमें लगता है हम लोगों को धोखे दे रहे हैं, हम अपने आप को बड़े अच्छे धोखे दे देते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा धोखे अपनी ज़ात को देता है, चीट अपने आप को करता है। तो ऐसा लगता है मैं अपने आप को तो दे ही देता है बंदा, लोग जो होते हैं वो आपको, हैं जी, छट के आ गए ना। की याद करा देते हो जनाब, कितों ले आ रहे सुने आ रहे कर दो भाईजान बंद हूँ बस।